नाज़रीन, इस व्लॉग में सबसे पहले तो आपको कराची से डेवलपमेंट बता दें। मेयर कराची के इलेक्शंस हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब इलेक्शन जीत चुके हैं और जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम उसके ऊपर एहतजाज करें और उन्होंने अदालत जाने का फ़ैसला भी कर लिया है। जो नंबर गेम थी वो कुछ इस तरह से थी कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दोनों के मिला के तकरीबन कोई 192 के करीब वोट बनते थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों के मिला के टोटल तकरीबन कोई 173 के करीब वोट बनते थे। तो तकरीबन 19-20 वोटों की जो है वो लीड हासिल थी जमात इस्लामी को। लेकिन ये जब मेरे शो में आए थे पिछले हफ्ते हाफिज़ नईम रहमान साहब, तो उनसे मैंने कहा था कि वो पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं कि जी मेयर हमारा होगा। तो उन्होंने कहा जी कैसे उनका होगा, जब नंबर गेम हमारे हक़ में है तो फिर उनका मेयर कैसे हो सकता है, हमारे पास 19-20 वोट ज़्यादा है उनकी नस्बत। लेकिन बहरहाल हुआ वही जो कि पीपल्स पार्टी कह रही थी और तकरीबन कोई 31 लोग जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए आए नहीं। अब उनके हवाले से कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे, एक तो ये ख़बर है कि उसी तरह ख़रीदो फ़रोख्त हुई है, मंडी लगी है, दाम लगे हैं और पैसे चले हैं और उसके नतीजे में उन लोगों ने वहाँ पर आकर वोट कास्ट नहीं किया। और हाफिज़ नईम रहमान साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक ये वजह भी हो सकती है मुबैना तौर पे और दूसरा ये हो सकता है मुबैना तौर पे कि किसी दबाव के तहत वो ना आए हों। तो दोनों में से तो जो भी वजह उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और ये दुरुस्त नहीं है और ये धांधली है और आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत यही है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की जमहूरियत है, कहाँ का कानून है, कहाँ का आइन है, कहाँ का इलेक्शन है कि जिसमें जो पार्टी जिसकी नंबर गेम वाज़ह तौर पर ज़्यादा है वो हार जाती है, उसका कैंडिडेट हार जाता है मेयरशिप के इलेक्शन में, और जो पार्टी जिसके पास नंबर गेम कम है उसका कैंडिडेट जीत जाता है। तो हम अदालत जाएंगे और अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई पहली दफ़ा तो हुआ है नहीं। पाकिस्तान में तकरीबन सारे इंतखाबात सवाए उसके वो जो 1971 का इलेक्शन हुआ था उसके अलावा ये कहा जाता है कि तकरीबन हर इलेक्शन में धांधली होती रही है और इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं और कोई प्री पोल रिगिंग, कोई पोस्ट पोल रिगिंग। और मैं तो पहले भी बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ कि ये जो कुछ हुआ है, अभी भी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जो टूट फूट हुई है, दैट ऑल्सो क्वालिफाइज एज प्री पोल रिगिंग बिफोर द इलेक्शंस। बिकॉज एक जमात का एक बंदा कहता है मैं जमात नहीं छोड़ता और वो दोबारा अरेस्ट हो जाता है जब तक कि वो जमात नहीं छोड़ता, और जिस दिन वो जमात छोड़ता है उस दिन उसकी रिहाई हो जाती है। तो ये जो टूट फूट फिर हो रही है उस पार्टी में जिस तरीके से हो रही है, इसको प्री पोल रिगिंग आप कह सकते हैं। ये क्वालिफाई करती है प्री पोल रिगिंग जिसमें मौजूदा हुकूमत हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है उस जमात के बंदे तोड़ने के लिए। तो ये प्री पोल रिगिंग है। तो प्री पोल रिगिंग अगर अभी हो रही है तो आप खुद ही सोचेंगे आने वाले जो जनरल इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में, वो जब भी होंगे वो भी एक अलग सवाल है, उसमें क्या कुछ होगा, फिर क्या पोस्ट पोल रिगिंग नहीं होगी। और फिर जारी बात है कि वो फिर लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, फिर इल्ज़ामात भी लगाते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती से पाकिस्तान की जमहूरियत अभी उस नहज को नहीं पहुँची है जहाँ पर साफ शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो सब कहें कि हो गया है और सबको काबिल कबूल है। दूसरी स्टोरी इसहाक डार साहब के हवाले से, जिन्होंने थोड़ी देर पहले मीडिया पे आके एक टॉक की है, ख़िताब किया और उन्होंने कहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तेल और डीज़ल की कीमतें बरकरार हैं। शुक्रिया डार साहब, लेकिन इसके लिए आने की क्या ज़रूरत थी, ये तो वैसे ही बरकरार थी। मिसाल के तौर पे अगर तो क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं पिछले कुछ अरसे में और उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत कम करना आप चाहते थे या करने लगे थे, तो फिर आप मीडिया में तशरीफ़ ला के ख़ुसूसी ख़िताब करते और बताते और अवाम को खुशखबरी देते। लेकिन आए भी, ख़िताब भी किया, माहौल भी बनाया, लाइव कट भी हुआ और उसके बाद आके उन्होंने कहा कीमतें बरकरार हैं। तो वो तो वैसी बरकरार थी, वो बरकरार रहनी थी। और डार साहब जो हैं वो IMF के हवाले से भी कह चुके हैं कि जी IMF जो है वो दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट करे और उसके बाद IMF मुज़ाकरात करे। तो ये दुश्मन जो कुछ भी चाहता है, दुश्मन तो बहुत ही कुछ चाहता होता है। आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया? आप जब आए थे तो आपकी पार्टी ने कहा कि डर आएगा तो डॉलर नीचे आएगा, लेकिन डॉलर नीचे नहीं आया। फिर आपकी पार्टी ने कहा डर आएगा तो मईशत ठीक होगी, लेकिन मईशत ठीक नहीं। फिर आपकी पार्टी ने कहा डर आएगा तो IMF से मामला तय पा जाएंगे, लेकिन IMF से भी मामला तय नहीं पाए। तो आपके अपने क्रेडिट पे क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस है?
हर चीज़ दुश्मन पे डाल देना या साजिश पे डाल देना आपको बरी ज़मा नहीं कर सकता। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की। और ये जो बजट आपने दिया है उसमें आपने बड़े आराम से कह दिया जी 14,500 अरब इस बजट का हजूम है और खसारा 7,500 अरब है। तो भाई कैसे मैनेज करना है? प्लान भी आप वैसे ही बताते नहीं है। अगर कोई प्लान भी आपके पास है भी तो दुश्मन पे हर चीज़ मत डाल दें। और दुश्मन कौन है और उस पर क्या उसने साजिश की है, और दुश्मन जो कोई भी जिसकी तरफ भी आप इशारा कर रहे हैं, वो शेर है ना कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो तेरी राहबरी का सवाल है, तू मुझे बता कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने क्या किया है, आपने मईशत का जो भटा बैठा है पिछले 1 साल में 1.5 साल में, उसका क्या जवाब है? दुश्मन तो चलो दुश्मन होता है, जो भी जिसको भी आप दुश्मन कह रहे हैं, ठीक है, जिसको भी आप दुश्मन कह रहे हैं, दुश्मन का तो काम दुश्मनी फिर करना है। वो तो कोशिश करेगा, बचाना तो आपका काम था, प्रोटेक्ट करना तो आपका काम था, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को आगे ले जाना तो आपको काम था, डॉलर को नीचे लाना तो आपको काम था। आप क्या कर रहे हैं? अभी तक आपने क्या किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक और हीरा है इस गवर्नमेंट का, उसका नाम है ख्वाजा आसिफ, डायमंड मोती जिसको बोलते हैं। उनका एक स्टेटमेंट जिसमें मैं बात करना चाहता था, उन्होंने मतलब कि हर बंदा एक अलग ही लेवल पे आके गुफ्तगू करता है ना इस हुकूमत का। उन्होंने कहा हम में जुर्रत है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि हम अपनी तनख्वाहें जो 1,68,000 है इसे 2-2.5 लाख कर सकें। 7 वाला इदारा है यानी कि सुप्रीम कोर्ट 16-16 लाख तनख्वाह लेते हैं, चौथा हिस्सा ही हमें दे दें। लो जी, जो उठता है हम पर तनकीद करता है, हम बर्दाश्त करते हैं। खुद इतने नाजुक मिजाज हैं कि 2-3 वज़ीर आज़म खा गए हैं, डकार तक नहीं लेते हैं, किसी ने माजरत तक नहीं किया। अच्छा, अब ये ख्वाजा आसिफ साहब का जो पहली बात है ना, जिसमें उन्होंने एतराज़ उठा दिया जजों की तनख्वाहों पे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की 16 लाख रुपया तनख्वाह है, तो जी उन्होंने एतराज़ उठा दिया कि चौथा हिस्सा ही हमें दे दें। भाई आपको कितना हिस्सा चाहिए, कितना हिस्सा किस किस से चाहिए? आप एक दफ़ा अपना माइंड मेकअप कर लें, उसके बाद वो अपनी डिमांड सामने रख दें। उसके बाद फिर शायद कुछ लोग जो हैं वो कहें जी कि ठीक है अभी इतना हिस्सा अगर और मिल जाए तो फिर मामला ठीक हो जाएंगे, फिर दोबारा आपकी तरफ से कोई डिमांड, मतलब कि फॉर गॉड सेक आपकी अपनी जो तनख्वाह आप कहते हैं 1,68,000 है, अगर आपको पसंद नहीं है, एक तो वैसे लेजिस्लेशन करना आजकल तो आपके बाएं हाथ का काम है, ऐसे ठक 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 आप लेजिस्लेशन करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ राजा रियासत बैठे हुए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो शाह के ज़्यादा वफादार हैं, शाह से ज़्यादा, यानी कि हुकूमत में बैठे हुए लोग उतना शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करते जितना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन करते हैं। तो एक लेजिस्लेशन खड़का दें। 1,68,000 रुपये तनख्वाह से अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा भाई, तो इसको आप आगे ले जाएं, आप 16 लाख पे ले जाएं। चले मैं कहता हूँ आप 16 लाख पे ले जाएं, लेजिस्लेशन करें, इसको 16 लाख पे ले जाएं। लेकिन फिर 16 लाख अगर अपनी तनख्वाह कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है उसमें जो मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास और जो वर्किंग क्लास है, उनके जो बेसिक नेसेसिटीज़ और फंडामेंटल राइट्स हैं और उनका जो हक है जो रियासत ने दे रहा है, रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ, उसको भी इंश्योर करें। उसकी आप बात नहीं कर रहे जो आपकी ड्यूटी है। और फिर ये 1,68,000 से तो आपकी तो सर दाढ़ भी नहीं गीली होती है ना। इस क्या 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 है इसकी क्या आपके लिए हैसियत है जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है? अदरवाइज आपके एहसास माशाल्लाह, मैं क्या बताऊं, आपको पता ही है आपकी क्या एहसास होंगे। और फिर अगर इतनी बुरी नौकरी है कि 1,68,000 है और पार्लियामेंट में जाके बैठना, देखिए ना कितना जुल्म है कि पार्लियामेंट में जाके बैठना भी है, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी हैंडल करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करनी है और सियासत भी करनी है और टाइम भी देना है और हल्के के अवाम में भी जाना। कितनी बुरी नौकरी है और तनख्वाह कितनी मिल रही है? 1,68,000 रुपये। तो लात मारे ऐसी नौकरी को क्यों कर रहे हैं? 91-92 से तो आप पार्लियामेंट में चले आ रहे हैं। इतनी बुरी नौकरी है तो छोड़ देना, क्यों रखी हुई है? ये तो नौकरी बहुत बुरी है, इसमें तो तनख्वाह ही बहुत कम है, तो क्यों रखी है भाई? छोड़े ना, रिजाइन करें ना, कोई बेहतर नौकरी करें ना जिसमें पैसे अच्छे मिल जाएं। तो ये बातें जो है ना, इनसे अब अवाम बेवकूफ नहीं बनते। दूसरी जहां तक जजेस की बात है ना, एज ए लॉयर लेट मी टेल यू कि पूरी दुनिया में ये जज साहबान की जो तनख्वाहें होती हैं, और सुपीरियर जुडिशरी की तो ठीक है तनख्वाहें, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की, मैं आता हूँ अभी सबॉर्डिनेट जुडिशरी पे, तो पूरी दुनिया में जो जजों की तनख्वाहें होती हैं ना, उनको एक ख़ास पेडेस्टल पे उनको पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि जज को सबसे पहले आपने इकोनॉमिक
प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देनी है, क्योंकि एक जज के सामने हर तरह का केस आता है, बिजनेस टाइकून का, ब्यूरोक्रेट का, अमीर आदमी का, ताकतवर आदमी का, ताकि जज मरूब ना हो सके, ताकि जज मरूब ना हो। तो अगर उसको तनख्वाही आप इस तरह से देंगे जैसे हमारी सबॉर्डिनेट जुडिशरी की हालत होती है। मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो वकील पेश हो होते हैं ना सबॉर्डिनेट जुडिशरी में एक स्टे आर्ग्यू करने के लिए किसी बड़े कमर्शियल डिस्प्यूट में, उस एक दिन में उन वकला की एक दिन की फ़ीस जज साहब की कई महीनों की तनख्वाह से ज़्यादा होती है। और इंसाफ किसने करना है? जज साहब ने करना है। और जज साहब के घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते सबॉर्डिनेट जुडिशरी में। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको फ़िक्र होता है कि मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाना है। और जजी कितना मतलब कि इज़्ज़त का काम है इंसाफ करना। तो जो इज़्ज़त दें सबसे पहले, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें, और फिर आप इंसाफ की उनसे तवक्को करें। बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा था ना कि 5 अरकान इस्लाम दे ते 6वां बुलिया टुक, ते जे होवे ना 6वां ते 5 जांदे मुख। तो सब